एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब आप सभी लोग सीटेट की तैयारी में लगे होंगे और पेपर बहुत करीब आ गया है, यानी कि अब लास्ट समय में हमें कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देना है और हमें किस टॉपिक को रिवीजन करके जाना है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। और लास्ट टाइम में कौन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आपको देख कर जाना ही जाना है। तो हम लोग ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस फिक्स होते हैं कुछ टॉपिक्स के, तो हमें उसे भी पढ़ के जाना है, ठीक है। यानी कि हमने देखा है कि जब पेपर सीटेट का ऑनलाइन हुआ करता था, देखिए सीटेट के पेपर में कई चेंजेस हुए। यानी सबसे पहले ऑफलाइन पेपर होता था, फिर उसके बाद ऑनलाइन पेपर हुआ, यानी कई शिफ्ट में पेपर होता था। उसके बाद अचानक से फिर पिछली साल 2023 में अगस्त में आपका ऑफलाइन पेपर हुआ। उसके बाद फिर से अभी जो हाल ही में पिछला सीटेट का पेपर था वो आपका ऑफलाइन हुआ। ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ फर्क होते हैं। आप ऑनलाइन के क्वेश्चंस देखोगे और ऑफलाइन के क्वेश्चन देखोगे तो कुछ आपको फर्क दिखेगा। जैसे कि आप एक चीज नोटिस करोगे कि ऑनलाइन जब पेपर होता था तो उसमें ईवीएस के क्वेश्चंस बहुत कठिन आते थे, यानी कि कोई सिलेबस का ओर छोर नहीं था, कुछ भी उठा के क्वेश्चंस दे दिया जाता था। जैसे कि जनरली कोई क्लास में ना आप पढ़ते हो ना कभी इतना ध्यान जाता है किसी का। अब वो पेपर में क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 लक्ष्य थे। उस 17 लक्ष्य में से 5वां लक्ष्य, 6ठा लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि अलग ही था और वो ऑनलाइन में आता ही आता था। क्यों? समस्या क्या थी? पेपर के पैटर्न चेंज की, क्योंकि प्रतिदिन अगर कई शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो भाई क्वेश्चंस भी चाहिए। और ऑफलाइन पेपर क्या होता है कि एक बार होता है, एक दिन होता है और उसमें 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और जिसमें 15 पेडागोजी और 15 आपके कंटेंट वाला पोर्शन होगा और वो फिक्स होता है। जबकि ऑनलाइन में अनप्रेडिक्टेबल होता था, मतलब कुछ भी पूछ लेता था। लेकिन ऑफलाइन में भले एक दिन होता है, ये मुझे मालूम है कि भाई ऑनलाइन में एनालिसिस आप कर लेते थे तो कुछ आइडिया आपको पहले से लग जाता था, लेकिन ऑफलाइन में तो बस एक दिन बैठोगे और या तो आर या पार, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है ईवीएस में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। और ये आपके स्क्रीन पे आपका आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो आप एक चीज अपने कॉपी में अभी के अभी नोट करिए, और वो क्या नोट करेंगे कि आपको स्किल, भाई ये क्लास लेने का क्या ही मतलब है, यही मतलब है कि अंतिम समय में कोई टॉपिक महत्वपूर्ण छूट ना जाए। तो आप यहां पर लिख लीजिए क्या है कि आपको कौशल पढ़ना है, प्रक्रिया कौशल आपको पूरा देख करके जाना है, प्रक्रिया कौशल आपको देख के जाना है। यानी कि प्रोसेस स्किल, यानी स्किल कौन कौन सी होती है आपको ये पढ़ के जाना है। यहां से फिक्स है कि एक प्रश्न आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। कभी कभी तो एक प्रश्न हो जाता है, कभी कभी 2 प्रश्न हो जाता है। तो आप अपनी कॉपी पे ये टॉपिक जरूर लिखेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्थान, दूरी और दिशा। तो देखिए, जब भी स्थान की बात करें, दूरी की बात करेंगे या दिशा की बात करेंगे, यानी डायरेक्शन की बात करेंगे, अगर किसी बच्चे को दिशा के बारे में पता हो, दूरी के बारे में पता हो या स्थान के बारे में पता हो, तो वो उस बच्चे में कौन सा कौशल जनरेट होगा, तो उसे हम मानचित्रण कौशल कहते हैं। मानचित्रण कौशल कहते हैं, यानी कि मैपिंग स्किल कहा जाता है, मैपिंग स्किल कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा होगा कि भाई मैपिंग स्किल कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मानचित्र नहीं दिख रहा है लेकिन चित्रण कौशल तो दिख रहा है, तो आप सीधे इस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका
वही चित्रण कौशल या मानचित्रण कौशल। अब आप अपनी कॉपी में कुछ प्रोसेस स्किल के बारे में नोट करेंगे। आप अपनी कॉपी में कुछ प्रोसेस स्किल के बारे में नोट करेंगे और वो क्या क्या है कॉपी में अभी के अभी नोट करिए। अब वो सभी लोग लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर रहे हो तो कुछ कौशल के बारे में प्रक्रिया कौशल के बारे में आप लोग नोट कर लो। अब वो प्रक्रिया कौशल क्या क्या है, पहला कॉपी में नोट करिए, अवलोकन करना। ये अगर आपको कहीं भी पेडागोजी के सवाल कर रहे हो और ऑप्शन में अवलोकन दिख गया कि तब वो जो ऑप्शन होगा 100% राइट होगा। क्यों? क्योंकि अवलोकन एक ऐसा शब्द है जो कि एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर ये आता है तो ये ऑप्शन 100% के लिए सही होगा। दूसरा होता है पहचानना, यानी कि पहचानना का मतलब क्या, यानी कि बच्चे के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि समानता में और अंतर में, ये दोनों में उसे अंतर पता होना चाहिए। यानी समानता क्या होती है इसके बारे में बच्चे को भलीभांति पता होना चाहिए। ठीक, पहचान करना, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि प्रक्रिया कौशल वर्गीकरण भी आता है। ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना। अगर कोई बच्चा, आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे एक्टिविटी दे रहे हो कि जाओ बच्चों क्या करो, जानकारी इकट्ठा करो, तो ये भी एक प्रक्रिया कौशल है और ये भी पॉजिटिव टैग है। क्या है? पॉजिटिव टैग है। अब क्या करना, तो आपका विभेदीकरण करना, यानी विभेदीकरण रहने दीजिए, हाँ जांच करना, किसी चीज का जांच करना, ये भी एक क्या है, प्रक्रिया कौशल में आता है। सर्वेक्षण करना, निष्कर्ष निकालना, सर्वेक्षण करना तथा निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। तो अगर बच्चा निष्कर्ष निकाल रहा है या सर्वेक्षण कर रहा है, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव टैग है। समस्या समाधान, बच्चे को इस तरीके का आप बनाइए कि बच्चा समस्या समाधान, यानी किसी भी समस्या को क्या कर सके, समस्या का समाधान कर सके। मतलब बच्चे को इस काबिल बनाइए कि बच्चा समस्या का क्या कर सके, समाधान कर सके। यहां तक कि समस्या को पहचानना भी, बच्चा समस्या को पहचाने और बच्चा समस्या क्या क्या करे, समाधान करे। तो ये सारे के सारे प्रक्रिया कौशल बच्चों के अंदर होने चाहिए। चित्र बनाना, चित्र बनाना ये भी प्रक्रिया कौशल होना चाहिए। चार्ट बनाना, चार्ट बनाना, ठीक है, चित्र बनाना, चार्ट बनाना, यहां तक कि रेखा चित्र बनाना, रेखा चित्र बनाना, मानचित्र बनाना, ये सारे के सारे आपके प्रक्रिया कौशल के ही अंतर्गत आता है। और कल्पनाशीलता, बच्चा कल्पनाशील बने, यानी कल्पनाशीलता भी अगर बच्चा कर रहा है तो वो भी आपका प्रक्रिया कौशल में आता है। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया कौशल में आपकी आएगी। अब एक क्वेश्चन ये भी फिक्स है दिशा से, यानी कि ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको ये रिवीजन करके जाना ही जाना है। पेपर में आपको यहां से प्रश्न एक देखने को मिलेगा। तो अब आराम से ध्यान से सभी बच्चे प्रश्न को पढ़ेंगे। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्रमशः क्या है? तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको देखना है कि बिहार के सापेक्ष पूछ रहा है, और बिहार के सापेक्ष किसकी दिशा पूछ रहा है? जम्मू कश्मीर की दिशा पूछ रहा है और गोवा की दिशा पूछ रहा है। तो अब यहां से दो तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब वो दो क्वेश्चन कौन सा देखने को मिलेगा? एक तो राज्यों की दिशा पूछेगा आपसे, राज्यों की
दिशा पूछेगा, है ना, राज्यों की दिशा पूछेगा, और एक पूछेगा कि अरब सागर के किनारे, अरब सागर के किनारे राज्य पूछ लेगा यहां से, ठीक है। और या तो एक पूछेगा आपकी बंगाल की खाड़ी के किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे राज्य पूछ लेगा। तो यहां से दो तरीके के प्रश्न आपको देखने को, तीन तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे आऊं तो यहां पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और यहां अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है। अरब सागर के किनारे आपके कौन कौन से राज्य हैं, आप यहां नोटिस करो, देखो कौन कौन से हैं। तो अरब सागर के किनारे पहला आपका जो राज्य हुआ वो आपका ये गुजरात है, क्या है, तो आप ये गुजरात देखोगे। फिर आपको क्या देखने को मिला, तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिला, यानी महाराष्ट्र जो है वो अरब सागर के किनारे है। फिर आपको देखने को मिला यहाँ छोटा सा राज्य गोवा, ये भी अरब सागर के किनारे है। फिर गोवा के जस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला कर्नाटक, कर्नाटक अरब सागर के किनारे है। फिर आपको देखने को मिला केरल, केरल अरब सागर के किनारे है। फिर आपको क्या देखने को मिला, तो बंगाल की खाड़ी के किनारे आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। फिर आपको उड़ीसा देखने को मिला, उड़ीसा आपकी बंगाल की खाड़ी के किनारे है। फिर आपको क्या देखने को मिला, तो आप आंध्र प्रदेश को देखोगे, क्या देखोगे, आंध्र प्रदेश को देखोगे जो बंगाल खाड़ी के किनारे है। फिर आप तमिलनाडु को देखोगे जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है। तो अब यहाँ पे हमें यहाँ देखना होगा, बंगाल की खाड़ी के किनारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये गोवा है, ये कर्नाटक है। 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केरल है, तो इतने राज्य अरब सागर के किनारे। लेकिन अब बे ऑफ बंगाल के किनारे, इधर पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले राज्य। फिर ओडिशा है, ये भी बंगाल की खाड़ी के किनारे है। फिर इधर आंध्र प्रदेश है, ये भी बंगाल की खाड़ी के किनारे है। और इधर मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु है, ये भी अरब के बंगाल की खाड़ी के किनारे। तो इतने राज्य इधर और इतने राज्य इधर आप देख सकते हो। अब एक तो क्वेश्चन एक ये है, एक दिशाओं से क्वेश्चन आता है। तो देखो दिशा में आपको दिमाग लगाना है। ये तो पूर्व आप जानते हो, यहाँ पर आप पश्चिम जानते हो, यहाँ पे आप उत्तर जानते हो, यहाँ पे आप दक्षिण जानते हो, ये आपकी दिशा है। लेकिन सबसे समस्या तब आती है जब इसके बीच का पूछा जाए, यानी यहाँ पर उत्तर पूर्व ये दिशा कहलाएगी, यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा ये कहलाएगी, और यहाँ वाली आपकी उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी, और यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी। ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं से क्वेश्चन अभी हाल ही में जो अभी पिछला पेपर हुआ था आपका सीटेट का, यहां से प्रश्न पूछे गए थे। अब देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, यानी पहले नंबर पे जम्मू का आपको निकालना है, दूसरे नंबर पे गोवा का निकालना है। आइए देखते हैं। तो बिहार के सापेक्ष, बिहार है कहां पे भाई, देख लेते हैं बिहार। तो बिहार ये आपका क्या है, बिहार, ये बिहार, ये है आपका बिहार, बिहार। अब बिहार के सापेक्ष यानी कि जहां से पूछा जाता है वहां पे आप क्या कर लीजिए कि भाई ये बिहार, ये क्या है, ये बिहार। अब बिहार को यहां क्रॉस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। अब बिहार के सापेक्ष आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर कहां है, तो ये J&K। तो आप ध्यान से देखो कि जब आप ऐसे खींचोगे और ऐसे खींचोगे तो जम्मू कश्मीर किधर है, तो ये तो उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम में आपका जम्मू कश्मीर है। फिर बिहार के सापेक्ष ये गोवा पूछ रहा है, तो गोवा यहां है,
तो बिहार के सापेक्ष गोवा यहाँ है, यानी ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। यानी सीधे जहां से पूछा जाए वहां पे आपको क्रॉस कर लेना है। फिर यहां जम्मू कश्मीर है, तो ये तो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो J&K इधर की तरफ है, यानी कि J&K किधर है, उत्तर पश्चिम है। और यहां पर गोवा है, क्या है, गोवा है। गोवा इस दिशा में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम है। तो सबसे पहले आप टिक करोगे कि उत्तर पश्चिम, यानी कि J&K उत्तर पश्चिम में है और गोवा आपका दक्षिण पश्चिम में है। तो जो सबसे पहले लिखा है वही सबसे पहले दिशा निकालोगे। दूसरे नंबर पे ये है तो इसकी निकालोगे। तो सी आपका सही है। इसे बार बार आपको रिवीजन करके जाना ही जाना है। एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा। अभी हाल ही में 2024 वाला पेपर जो हुआ था अभी जनवरी में, तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि हरियाणा की सीमा वाले राज्य पूछ लिया था कि हरियाणा से कौन कौन से राज्य हरियाणा से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला हरियाणा से आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये हरियाणा है। ये क्या है, हरियाणा है। तो हरियाणा से पहला तो उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, फिर राजस्थान हरियाणा से सीमा बनाता है, फिर आप पंजाब हरियाणा से सीमा बनाता है, फिर हरियाणा से आप ध्यान से देखोगे तो हिमाचल प्रदेश आपका बनाता है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा यहां देखिए उत्तराखंड भी है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। आइए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को शॉर्टकट में एनसीएफ कहते हैं, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चों, एनसीएफ का मतलब क्या होता है? आखिर ये एनसीएफ क्या है? एनसीएफ है क्या चीज? तो ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, इन सारी पहलुओं पर चर्चा की गई है। यानी एनसीएफ में बच्चे के सिलेबस के बारे में, यानी बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इन सब चीजों पर चर्चा की गई है। यानी कि सिलेबस भी ये बताएगा कि हमें क्या क्या पढ़ाना है और हमें कैसे पढ़ाना है। कहीं जो टीचर है वो कहीं ना कहीं बच्चे को अनुशासन में तो नहीं रख रहा है, बच्चे को दंडात्मक कार्रवाई तो बच्चे पर नहीं कर रहा है, बच्चा कहीं शिक्षक से डरा हुआ तो नहीं है। तो इन सब चीजों पर चर्चा की गई है कि क्या शिक्षक को करना है, क्या शिक्षक को नहीं करना है। यानी कि शिक्षक को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब चीजों पर चर्चा की गई है इस डॉक्यूमेंट में। और समय समय पर ये एनसीएफ को लाया गया है, समय समय पर। सबसे पहला जो एनसीएफ लाया गया था वो था 1975 में। 1975 के एनसीएफ में पहली बार ये चर्चा की गई कि भाई इसी में पर्यावरण अध्ययन विषय के रूप में लाया गया था। मतलब कि ये कहा गया कि भाई छोटा बच्चा, पर्यावरण का मतलब पहले बताइए क्या होता है? पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण,
यानी हमारे चारों तरफ हम जिन चीजों से घिरे हुए रहते हैं, तो हमें तो हमारा छोड़ दीजिए, हम तो बच्चे के पर्यावरण की बात करेंगे। बच्चा किन किन चीजों से घिरा रहता है? तो बच्चा सामाजिक चीजों से घिरा रहता है, सांस्कृतिक चीजों से घिरा रहता है, प्राकृतिक चीजों से घिरा रहता है। तो इसीलिए बच्चे यानी प्राथमिक लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर पहली बार 1975 में पर्यावरण विषय के रूप में लाया गया कि भाई ईवीएस पढ़ाना है प्राथमिक लेवल पे। अब 1975 के बाद अब दूसरा क्या आया? एनसीएफ 1975 हो गया, अब 1988। ठीक है, एनसीएफ 1988। मेरे प्यारे बच्चों, एनसीएफ जो 1988 था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उसमें सीधे सीधे कहा गया कि जो चीज 75 में है सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो 1975 में जो प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण पढ़ाया जा रहा था वो क्या था? तो क्लास फर्स्ट से लेके सेकेंड तक बच्चे को सामाजिक ध्यान रखिएगा और प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में पढ़ाया जा रहा था। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में पढ़ाया जा रहा था। लेकिन क्लास थर्ड से लेके, ध्यान रखिएगा, क्लास ऐसे लिखिए, क्लास थर्ड से लेके फिफ्थ तक दो तरीके का ईवीएस लाया गया। ईवीएस फर्स्ट, ईवीएस सेकेंड। ईवीएस फर्स्ट में विज्ञान और ईवीएस सेकेंड में सामाजिक विज्ञान। यानी कि 1975 में ये कहा गया कि कक्षा 3 से लेके 5 तक दो रूपों में ईवीएस पढ़ाया जाएगा, एक विज्ञान के रूप में, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में ईवीएस पढ़ाया जाएगा। सेम टू सेम एनसीएफ 1988 में वही चीज रहा। फिर आगे चल के एनसीएफ 2000 लाया गया और उसमें क्या कहा गया कि अलग अलग विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों ना इन विषयों को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। यानी कि जो हम पर्यावरण कक्षा 1 और 2 में सामाजिक और प्राकृतिक रूप से पर्यावरण पढ़ा रहे हैं और कक्षा 3 और 4 और 5 में हम लोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, तो क्यों हम लोग पढ़ा रहे हैं? कक्षा 3 से 5 में ईवीएस फर्स्ट और ईवीएस सेकंड के रूप में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान था। तो इसमें अनुशंसा की गई कि क्या करिए, इसमें अनुशंसा की गई कि इसको क्या कर दिया जाए, एकीकृत कर दिया जाए। यानी बहु विषय, यानी अलग अलग विषय पढ़ाने के बजाय सारे विषय को आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक, ये अनुशंसा की गई। फिर आगे चलकर एनसीएफ 2005 जब आया तो इसमें विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को और पर्यावरण अध्ययन, इन सब को जोड़कर क्या कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया था। इनको क्या कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया, है ना। यानी कि पर्यावरण की जो प्रकृति है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि बहु विषय के रूप में है, कई विषय को आपस में जोड़कर एकीकृत कर दिया गया था। तो मैंने पूरी कहानी आपको रिवीजन करा दी है। अब जान लीजिएगा कि एनसीएफ ये, एनसीएफ ये, तो ध्यान रखिएगा कि सन 2000 में जो एनसीएफ आया था इसमें अनुशंसा की गई थी। फिर 2005 में यह ईवीएस जो है एकीकृत विषय के रूप में लाया गया था। अब क्वेश्चन पढ़िए, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश यानी अनुशंसा किया था? तो भैया किसने अनुशंसा की थी?
तो मेरे प्यारे बच्चों यह सिफारिश, सिफारिश ही लिख लीजिए, है ना, सिफारिश, सिफारिश, ठीक है। तो यह सन एनसीएफ 2000 में क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी, और एनसीएफ 2005 में एकीकृत विषय को लागू कर दिया गया था। एकीकृत विषय को लागू कर दिया गया था कि अब ईवीएस सब्जेक्ट 3 विषय के क्लब करके यानी जोड़ के पढ़ाया जाएगा। कौन कौन से विषय थे, तो पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक। तो आप यहां पर इसको टिक कर लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। आजकल जो ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं उसमें यहां से प्रश्न ग्रीन हाउस गैस से पूछा ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसे गैसेस पाए जाते हैं जो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अब देखो यहां पर सूर्य है, अब सूरज का जो प्रकाश आया और पृथ्वी पर पड़ा, ठीक है। तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस ये जानो कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी इसे क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, फिर पार्थिव विकिरण के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में क्या करती है, इसे निकालती, यानी अर्थ रेडिएशन के रूप में पृथ्वी उसी सूर्य के ताप को निकालती। अब देखो जब ताप निकालेगी तो ये ग्रीन हाउस गैस है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा महत्वपूर्ण गैस मीथेन है, तीसरा महत्वपूर्ण ये सब जलवाष्प है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और जलवाष्प ये सब ग्रीन हाउस गैस है, और ये प्रकृति में इसलिए होती है क्योंकि जो पार्थिव विकिरण है, यानी कि जो सूर्य का ताप है वो पृथ्वी पर टकराए और टकराने के बाद ये वापस न चला जाए। नहीं तो अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहता तो सूर्य का ताप आता और वापस चला जाता और पृथ्वी हमारी क्या हो जाती, एकदम ठंडी हो जाती। तो इसीलिए पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी न हो, इस वजह से प्रकृति में ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस का क्या करती है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराता है, पृथ्वी इस प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, अवशोषित करती है, फिर कुछ घंटों बाद अर्थ रेडिएशन शुरू होता है। अब ये विकिरण जब जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस इसे पृथ्वी के वातावरण में रोक लेती है, जिसकी वजह से पृथ्वी क्या रहे, गर्म रहे, पृथ्वी क्या रहे, गर्म रहे, ठीक है, पृथ्वी एकदम ठंडी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने, मानवीय गतिविधियों ने क्या किया है कि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को बढ़ा दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो यह गैस ज्यादा से ज्यादा तापमान को अवशोषित करेगी और ज्यादा तापमान को अवशोषित करने से पृथ्वी का तापमान बढ़े, मतलब पृथ्वी, सीधे कहोगे कि वातावरण में तापमान में वृद्धि हो जाएगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूतापन कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो वातावरण होगा वो बहुत गर्म हो जाएगा, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, गोलकुंडा से क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, गोलकुंडा किला से हमें क्या पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट कर लो लास्ट टाइम में। पहले तो आपको एक तरीके से पैमाना से क्वेश्चन आएगा, पैमाना का मतलब कह देगा कि यहां से वहां की दूरी बताइए। यदि 1 सेंटीमीटर
मीटर बराबर 110 मीटर है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, आप उसे प्लीज देख के जाइएगा। अब गोलकुंडा किला के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये कहां पर है? तेलंगाना, हैदराबाद में है, तेलंगाना। और इसको बनवाया किसने था? कुतुब शाही वंश ने, कुतुब शाही वंश ने, ठीक है। और ये यहां पर लिख लीजिएगा, तो किसने बनवाया था? लेकिन कुतुब शाही वंश का यहां पर गोलकुंडा में शासन रहा था, कुतुब शाही वंश। तो ना पल्लव वंश, ना चालुक्य, ना चोल, काकतीय राजवंशों ने बनवाया था, लेकिन कुतुब शाही वंश का यहां पर क्या रहा था? शासन रहा था। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न आता है। लगातार अगस्त में जो पेपर हुआ था 2023 में, और अभी जो हाल ही में 2024 में सीटेट हुआ था, इस बार भी आप 2024 दे रहे हो, लेकिन 6-6 महीने पे होता है सीटेट, वर्ष में 2 बार होता है। तो ये 2024 में जो अभी ठंडी में हुआ था, ये तब का पेपर जो है ये था, है ना, जो जनवरी में पेपर हुआ था, ठीक। तो दोनों में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इस वजह से मुझे लगा कि क्यों ना एक बार आपको मैं बता दूं कि ये बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि पूछिए मत। अगर आपने ये गलत कर दिया तो 1 नंबर शायद रह जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर के घनत्व, यानी डेंसिटी कितना दिया है इसने, पहले आप लिख लो 15 ग्राम, ये ml, ठीक। अब 3 ml आयतन दिया है, यानी आयतन दे दिया है, क्या 3 ml दे दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है कि द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है। तो यहां पर घनत्व 15 दिया है, यहां पर 15 दिया है, और आयतन 3 दिया है, 15 3 45, है ना। 45 ग्राम आपका क्या आएगा? द्रव्यमान आएगा। 100% देख लीजिएगा। कभी कभी ये लोग घुमा देते हैं, अब कहोगे मैम कैसे घुमाएंगे? तो देखो, सपोज दैट यहां पर क्या दे देता, आपसे कहता कि द्रव्यमान कितना है? 45 ग्राम है, और घनत्व कितना है? तो आपसे कह देता कि 15 ग्राम पर ml घनत्व है, और आपसे कह देता कि आयतन निकालिए। क्या निकालिए? आयतन निकालिए, ठीक है। आपसे कह देता कि आयतन निकालिए। तो आयतन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान अपॉन घनत्व हो जाता है, ठीक। और द्रव्यमान कितना है? 45, और घनत्व है 15, 15 3 45, यानी आयतन कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर द्रव्यमान पूछेगा तो घनत्व इंटू आपका क्या होगा? आयतन, और अगर आयतन पूछता है तो आपका द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग एक बार जरूर इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। कौन सी अदिश राशि है? सभी लोग बताइए। अदिश, तो देखो अदिश राशि वो राशि होती है, वो राशि जिसमें दिशा नहीं होता, परंतु परिमाण होता है, परिमाण होता है। ये ध्यान रखना, हो सकता है कि डिफिनेशन से क्वेश्चन आ जाए। और सदिश राशि कौन होता है? तो इसमें सदिश राशि में दिशा भी होता है प्लस परिमाण भी होता है। अब यहां पे आपको बताना है,
तो देखो गुरुत्वाकर्षण हमेशा आप चर्चा करते हो कि गुरुत्वाकर्षण किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ऐसे होता है ना कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो माइनस में जाता है, नीचे की तरफ आएंगे प्लस में जाएगा, तो यानी दिशा तो होता ही होता है। तो ये सब आपका क्या है, सदिश है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है ये क्या होता है, ये अदिश होता है। क्या होता है, ये अदिश होता है। तो एक बार आप लोग इसे जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो बेशक आप पूछ सकते हो, ठीक है, बेशक आप पूछ सकते हो। तो चलते हैं अब अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली थी और 1 दिसंबर 2019 को कितना हुआ, 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। ठीक है, तो अब आपको ये वाला प्रश्न बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला आता है, कुल दूरी बराबर, रुकिए ऐसे नहीं, ऐसे देखो, इसमें दूरी कितना दिया हुआ है, ध्यान रखना, दूरी ये दिया हुआ है, यानी कुल दूरी आपको दे दिया है 21-20 किलोमीटर, ये दूरी दे दिया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है कि आप क्या निकाल दीजिए, औसत चाल निकाल दीजिए, क्या होता है। ठीक, अब समय आपको यहीं पर निकालना है क्योंकि समय दिया हुआ है। अब आप कहोगे मैम समय कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले समय निकालने का तरीका ये देखो, जब ट्रेन 29 तारीख को कोई व्यक्ति बैठा है, कब, नवंबर में, कहां से बैठा है, तो सूरत में, है ना, सूरत में बैठा है, ध्यान से देखिएगा, सूरत में बैठा है, कब बैठा है, 19:45, ठीक है, मिनट पर ये बैठा है। तो 1 तारीख को ये पहुंच रहा है, 1 दिसंबर 2019 को ही ये 11:45 पे ये पहुंच रहा है, यानी कि ये मॉर्निंग में है, एएम है, और ये पीएम है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब अगर 29 नवंबर से ये 30 नवंबर तक ये कितना चला है, तो 30 नवंबर के 19:45 PM पे ये पूरा 24 घंटे चला है। आप खुद सोचो कि यदि 29 तारीख को शाम को 7:45 पे अगर ट्रेन चली है, तो 30 तारीख को चाहे कोई भी स्टेशन हो, 7:45 पर 30 तारीख को क्या हो जाएगा, पूरा ट्रेन 24 घंटे चल चुकी होगी। अब 30 नवंबर से 1 तारीख तक, 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक कितना चली है, तो आप देख सकते हो कि रात के 7:45 से सुबह के 11:45 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो, रात के 7:45 है, फिर 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, फिर क्या होगा, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, यानी पूरे 16 घंटे कितनी गाड़ी चली है, 16 घंटे। तो अब टोटल कर लो, यानी केरल पहुंचने में इसको 24 घंटे प्लस 16, यानी टोटल 6 4 10 और 6 4 10 और आपको पूरा 40 घंटे लगा है। इसे कितना घंटे लगा है, टोटल गुजरात से केरल जाने में इसे कितना लगा है, टोटल 40 घंटे लगा है। तो देखो अब यहां पर समय आ चुका है 40 घंटा। अब हमें औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल बराबर दूरी, मतलब औसत दूरी बटे
औसत समय, औसत समय। तो औसत दूरी आपकी 21-20 किलोमीटर है और समय कितना दिया है, 40 घंटा है, 40 आवर है। ठीक, तो अब 0 0 ये कट गया। अब 4 5 20, 4 तिहाई 12 यानी 53 किलोमीटर प्रति आवर, 53 किलोमीटर प्रति आवर। यदि कभी कभी ये एग्जामिनर क्या कर देता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में दे देता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने सारे के सारे यहां पर महत्वपूर्ण जो महिला हैं मैंने उनका नाम दे दिया है। आप ये सारे महिला को पढ़कर जाएंगे, कोई एक महिला यहां से आ जाएंगी। ठीक, अब आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि मैम इन महिलाओं के बारे में ईवीएस की किताब में क्यों दिया गया है, किताब में आखिर ये महिलाएं क्यों हैं? क्योंकि आप जान रहे हो कि समाज में महिलाओं के प्रति कितना भेदभाव होता आ रहा है, हो रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पे ही, चाहे वो परिवार हो चाहे वो विद्यालय हो, क्योंकि बच्चे का जो प्राथमिक समाज होता है ना, वो उसका घर होता है, उसका अपना समाज होता है। दूसरा क्या होता है, तो वो आपका विद्यालय होता है। बच्चा अपने घर में कुछ भी सीख के आए, लेकिन जो दूसरा समाज है ना, जैसे आप एक शिक्षक बनोगे तो आपको बच्चे को बेहतर चीजें सिखानी है, यानी बच्चे को ये फर्क बताना होगा कि भाई लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसीलिए ईवीएस में डाला गया है कि सुनीता विलियम्स ये एक अंतरिक्ष में मैराथन लगाने वाली, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाने वाली ये पहली महिला थी, गाने वाली पहली महिला थी। मैं आपको बता दूं, इनसे पहले कल्पना चावला भी गई थी। अब वो भी भारतीय मूल की थी, ये भी भारतीय मूल की। कल्पना चावला 2003 में उनकी मृत्यु हो गई, जब वो यान से आ रही थी तो उसमें कुछ खराबी हो गई। तो ये महिला होने के बाद भी स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, इसीलिए तो ये दिया गया है कि सुनीता विलियम्स ये क्या थी, तो ये एक महिला होने के बावजूद ये अंतरिक्ष में जाती हैं और वहां अपने अनुभवों को आपके ईवीएस की किताब में साझा किया गया है। उसमें कहा गया है, सुनीता विलियम्स कहती हैं कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारे बाल में कंघी करने की जरूरत नहीं है, हमारे बाल हमेशा खड़े हो जाते हैं। और यहां तक कि ये कहती हैं कि हमें अगर अपने आप को एक जगह टिका के रखना है या हमें भोजन करना है तो हमें अपने आप को बेल्ट से बांध के रखना होता है, क्योंकि हमारा शरीर हवा में तैरता रहता है। हमें पानी भी अगर पीना है तो बूंद बूंद पानी ऐसे फैला होता है, हम एक एक बूंद अपने मुख में डालते। तो ये अपने पूरे अंतरिक्ष अनुभवों को ये साझा करती। बछेंद्री पाल ये पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय, सारी की सारी महिला ही है, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती। और ये कहाँ की थी, तो ये कहाँ की थी, तो ये आपकी वही उत्तरकाशी उत्तराखंड है ना, ये भी पूछ लेता है। तो ये महिला होने के बावजूद ये कहाँ जाती हैं, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ती। तो ना महिला में ना पुरुष, कोई भेदभाव नहीं। अगर पुरुष माउंट एवरेस्ट पे जा सकते हैं तो महिलाएं भी जा सकती हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पुरुष कर सकते हैं महिला नहीं कर सकती। यही उद्देश्य है ईवीएस की बुक में ये आपके महिलाओं को देने की कि भाई बच्चे इसे पढ़ें। कर्णम मल्लेश्वरी ये क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है। अब तक यह भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इनके पिताजी जो है हवलदार है, पुलिस में हवलदार है और इनकी बहनें भी प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या, तो भार उठाने की, यानी कि ये वेट लिफ्टर। यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत है, ये सारी महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक महिला आपकी कौन सी छूट रही है, वहीदा प्रिज्म,
वहीदा प्रिज्म के बारे में इसलिए दिया गया है, पूछे क्यों? तो वहीदा प्रिज्म कश्मीर से संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अभी हाल ही में अभी इस बार के सीटेट में पूछा गया था। ये डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है। और किसमें है ये? नेवी में। यानी कि जो नेवी होता है ना, नेवी भाई 3 आपके फोर्स होते हैं, एयर फोर्स है ना, नेवी, तो नेवी में ये क्या है? डॉक्टर है। और साथ ही ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने परेड का संचालन किया, यानी इन्होंने नेतृत्व किया। तो ये वहीदा प्रिज्म है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आपसे अभी हाल ही में पूछा गया था कि ईवीएस की कक्षा में वहीदा प्रिज्म को क्यों दिया गया था, मतलब ये क्यों ये चैप्टर दिया गया? इसलिए क्योंकि फोर्स में सिर्फ लड़के नहीं जा सकते, महिलाएं भी जा सकती हैं। और ये डॉक्टर के साथ साथ ये फोर्स में, मतलब कि ये नेवी में क्या थी? डॉक्टर थी। नेवी मतलब नौसेना में थी, नौसेना में ये डॉक्टर थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन करिए, जल्दी जल्दी। एक आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा समूह जड़ है, कौन सा समूह तना है। ठीक है, तो देखो, आलू हो गया, ये तना होता है ना। अदरक हो गया, ये तना होता है। हल्दी हो गई, ये तना होता है, ये सब तना। लेकिन जड़ क्या होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। जड़ में आपका गाजर आ जाता है, मूली आ जाता है, चुकंदर आ जाता है, ये सब क्या है? तो ये सब आपके जड़ है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। आलू आपका तना है, अदरक आपका तना है, हल्दी अदरक तना है, और शकरकंदी मूली आपका जड़ है, हल्दी तना है, ये भी नहीं। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आने के चांस है। रेगिस्तानी ओक के बारे में देख लीजिएगा, एक खेजड़ी पेड़ के बारे में देख लीजिएगा, खेजड़ी जरूर पढ़ लीजिएगा, और रेगिस्तानी। जानबूझ के इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक करके देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो देखो, जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके जो तना है, इस तना में क्या होता है? जल भरा होता है। इस तना में क्या होता है? जल भरा होता है। और स्थानीय लोग क्या करते हैं? पाइप लगा के पीते। जबकि खेजड़ी का जो पेड़ है वो राजस्थान में वहां का राजकीय वृक्ष है, और इसके तने में कभी कीड़े नहीं लगते। और इसके खेजड़ी पेड़ की जो छाल होती है, जो खेजड़ी पेड़ है उसकी जो छाल होती है उससे दवाई बनती है, और इसकी फलियों से लोग सब्जी बना के खाते हैं। ठीक है, और ये छायादार वृक्ष है कहाँ पर? रेगिस्तान में। तो ध्यान रखिएगा, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी महत्वपूर्ण है। निपेंथिस से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निपेंथिस एक क्या है? घटपर्णी पौधा इसे कहते हैं। ये कीड़े मकोड़े, यहां तक कि छिपकली भी खा जाता है, मतलब डाइजेस्ट कर जाता है। इस पौधे के अंदर से एक सुगंधित खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब देखो, पूरा पढ़ो कि यह पौधा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, मेघालय। सही है। ये कहाँ पाया जाता है? भारत में, मेघालय में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर शिकार करती है, ये बात गलत है। केवल छोटे कीड़े मकोड़े को नहीं, यहां तक कि ये छिपकली को भी खा जाती है, छिपकली का भी ये शिकार कर ले जाती है। ठीक है, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं निकालती, मोहक सुगंध निकालती है, मोहक सुगंध निकालती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों गलत है। तो सही कौन सा है? 1 और 2। यहां तक कि अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए यह ऐसा कीड़े मकोड़े खाती है। ठीक है, अब किसी डॉक्टर, एक बार देख लेना, इस तरह के दिशा के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं, ध्यान से देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा।
एनसीएफ 2005 आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, तो देखो, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मक को बढ़ावा देना। भाई एनसीएफ 2005 कहता है कि आप ऐसा पढ़ाइए, ऐसे तरीके से पढ़ाइए कि बच्चा कैसा करे, खोज आधारित पढ़ाइए कि बच्चा खोज करे, बच्चे के अंदर जिज्ञासा आए और बच्चा क्या करे, प्रश्न पूछे, बच्चा चर्चा करे, बच्चा सृजनात्मक चीजें करे, बच्चा खोज करे, बच्चे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाए, तो आप ऐसा पढ़ाइए। तो एनसीएफ ये सही बात है। एनसीएफ 2005 कहता है कि अगर किसी चीज को पढ़ाना है तो बच्चे को बाहर फील्ड वर्क पे ले जाइए, बाहर भ्रमण पे ले जाइए। और जब आप भ्रमण पे ले जाओगे तो बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, उस सामने चीजों को देखेगा, फिर वर्गीकरण करेगा कि अच्छा अगर वो चिड़ियाघर गया है तो वो वर्गीकरण करेगा, कहेगा कि अरे नहीं, जानवर तो हैं, ये सारे एनिमल हैं, लेकिन कुछ एनिमल यहाँ पे अलग हैं, कुछ का रंग अलग है, कुछ का रंग अलग है, कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। तो बच्चा क्लासिफिकेशन करेगा, तब जाके बच्चा निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि अच्छा जो जानवर होते हैं उन सब के जो रंग होते हैं, पैटर्न होते हैं, उनकी बालों की वजह से अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी सही है। बच्चा गत्यात्मक कौशल, यानी कि बच्चा अपने हाथ के द्वारा गतिविधि करेगा, बच्चा खोजबीन से जुड़ी हुई हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना, ये सब पॉजिटिव है। बच्चे को प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच के संबंधों को पहचानना, ये भी सही है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल, ये गलत है, ऐसा नहीं कहा गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, निगेटिव, तो निगेटिव क्या है, ये निगेटिव है। तो यानी जो सही जवाब है वो ये है ना, ये सही जवाब है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, जोहड़, ये भी हाल ही में पूछा गया था 2024 में कि जोहड़ से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखो जोहड़ क्या है, जोहड़ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये राजस्थान में कृषि के लिए है ना, कृषि के लिए क्या किया जाता है, तो कृषि के लिए एक गड्ढा बनाकर वर्षा के पानी को स्टोर किया जाता है, जिससे बाद में कृषि के लिए उस पानी का यूटिलाइज कर पाए। तो ध्यान से देखिएगा कि यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से सोचने और जवाब देने को कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों सहज महसूस करते हैं। ये किस तरीके का प्रश्न है, तो आपके पेडागोजी में प्रश्न 2 तरीके का एक पूछा जाता है, एक अपसारी प्रश्न होता है, एक अभिसारी प्रश्न होता है ना, एक अपसारी प्रश्न होता है, एक अभिसारी प्रश्न होता है। अपसारी प्रश्न में मुक्त अंत के प्रश्न होते हैं, मुक्त अंत प्रश्न होता है, यानी कि एक प्रश्न के कई जवाब हो सकते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है, अलग अलग तरीके से जवाब देता है। जबकि अभिसारी में बंद अंत के प्रश्न होते हैं, यानी कि क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या होता है, एमसीक्यू में एक प्रश्न हुआ हाँ या ना, ये जवाब नहीं होगा, ये होगा। तो अगर किसी प्रश्न का जवाब, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि पेड़ों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे क्लोरोफिल की वजह से। तो इसमें तो आपने सोचा ही नहीं ना, इसमें आपने दिमाग लगाया ही नहीं, तो वो कौन सा होगा, वो क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, वो मतलब आपने जवाब दे दिया कि भाई क्लोरोफिल है, तो वो प्रश्न कैसा होगा, अभिसारी प्रश्न होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों सहज महसूस करते हैं। तो भाई अलग अलग बच्चों का अलग अलग जवाब होगा, तो बच्चा दिमाग लगाएगा। कुछ कहेगा कि मैम अंदर की गर्मी बाहर ना जा पाए, फिर कुछ कहेगा बाहर से जो सर्दी है अंदर ना आ पाए, तो इसमें बच्चा सोचेगा। तो इस तरह का क्या कहा जाता है, तो काल्पनिक प्रश्न नहीं, तथ्यात्मक प्रश्न नहीं, विश्लेषणात्मक प्रश्न कहा जाता है। कैसा होता है, तो आप कहोगे कि
विश्लेषणात्मक प्रश्न कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती? अब जैसे देखो, मैं बार बार कह रही हूं, अगर शिक्षक को जल पढ़ाना है, जल के बारे में, या शिक्षक को भोजन के बारे में पढ़ाना है, तो शिक्षक को चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को पूछताछ करने का क्या करे, एक्टिविटी दे दे। अब ये एक्टिविटी पूछताछ करेगा क्योंकि बच्चे का जो सबसे पहला समाज होता है वो उसका घर और उसके आसपास के क्षेत्रों के आस पड़ोस के लोग होते। तो अगर भोजन के बारे में अगर शिक्षिका को पढ़ाना है तो सबसे पहले बच्चे को एक गतिविधि देनी चाहिए कि जाइए आप अपने घर में पता करिए कि भोजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या क्या भोजन होता है। अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, कुछ पंजाबी लोग होंगे तो छोला भटूरा खाएंगे, कुछ गुजराती होंगे तो ढोकले खाएंगे, कुछ साउथ इंडियन होंगे तो वो इडली सांभर खाएंगे। तो बच्चा सबसे पहले अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है, चाहे जल हो चाहे भोजन हो, आपके दिमाग में पेडागोजी को सॉल्व करने से पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि हमें परिवार को देखना है, यानी उसमें ऑप्शन में ढूंढना है कि परिवार है कि नहीं। तो बस विद्यार्थियों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने, भाई आप भी ईवीएस शिक्षक बनोगे, तो एलेक्स एक ईवीएस शिक्षक है और वो क्या पढ़ा रहे हैं? तो छठवां थीम क्या है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते। तो हम चीजें कैसे बनाते हैं, इस थीम की शुरुआत करते हुए अपने विद्यार्थियों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों के एक साथ चिपकाया जाता है। निम्न में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? तो देखो, अब चटाई कैसे बनाई जाती है? आप जानते हो कि एक धागे पे ऐसे 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 ये चटाई बनाई जाएगी, और ऐसे ही जैसे चटाई बनाई जाती है ऐसे ही कपड़े की बुनाई भी होती। अब ये एलेक्स को तो मालूम है क्योंकि वो शिक्षक है, लेकिन छोटे से बच्चे को मालूम नहीं। अब देखो, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, यानी ये बच्चों से ये कहेगा कि भाई अच्छे अच्छे रंगों को चुनो, जिससे बच्चों का रंग के प्रति प्रेम भी है भाई होगा, है ना, प्रेम भी, और चटाई सुंदर भी लगेगी। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित। फिर बच्चों को एलेक्स क्या करेंगे, बताएंगे कि बच्चों जैसे तुम चटाई बना रहे हो वैसे ही कपड़े की बुनाई भी सेम टू सेम होती। चटाई बनाने की विधि के चरणों को याद करना। तो देखो, याद करना, ध्यान रखना, याद करना, रटना, रटना, ये सब क्या होता है? ये सब निगेटिव टैग होता है, निगेटिव टैग वर्ड होते। आप जैसे याद करना, देखना, सीधे आंख बंद करके इसे काट देना कि ये नहीं हो सकता। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना, स्ट्रिप्स को पूरी तरह काटना, ये सही है। तो 1 2 4, 1 2 4। मेरे प्यारे बच्चों, और भी चीजें हैं, ये आप पढ़ो। आप हाथी को एक बार जरूर पढ़ लेना, आप टॉपिक नोट करो, हाथी को एक बार पढ़ लेना, आप बाघ को एक बार पढ़ लेना, मधुमक्खी को एक बार पढ़ लेना, है ना, ये सब आप पढ़ के जाना। यहां से एक प्रश्न फिक्स है, एक प्रश्न फिक्स है, ठीक है। आप देखो, प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत। तो खपत लगाने के लिए विद्यार्थी अपने घर तथा पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया में विकसित की जाती है? कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती। तो देखो, एक शिक्षिका ने अपने बच्चों से कहा कि आप जाइए अपने घर में और अपने परिवार में जाकर देखिए कि कौन लोग कितना पानी खर्च करता है। तो बच्चा अब जाएगा, सबसे पहले वो अपनी मम्मी से पूछेगा, मम्मी कितना पानी खर्च करती हो? तो बच्चा क्या करेगा? पहले तो पूछताछ करेगा ना, ये बताइए। पहले बच्चा पूछताछ करेगा, पहले अपने मम्मी से पूछेगा, फिर अपने आस पड़ोस में जाएगा, कहेगा आंटी आप कितने बाल्टी पानी खर्च करती हो? आंटी जी कहेंगी भैया 5 बाल्टी खर्च करते। मम्मी से पूछेगा तो मम्मी कहेंगी कि मैं तो 20 बाल्टी पानी खर्च करती हूँ। अब बच्चा पूछताछ तो कर लिया,
अब बच्चा परिणाम निकालेगा कि अच्छा, बगल वाली आंटी तो 2 बाल्टी पानी खर्च करती हैं, मेरी मम्मी 20 बाल्टी पानी खर्च करती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मेरी मम्मी जो है पानी का ज्यादा दुरुपयोग करेंगी। तो परिणाम निकल गया कि मेरी मम्मी पानी का ज्यादा दुरुपयोग करती है। तब जाके बच्चा क्या करेगा, अभिव्यक्ति करेगा, यानी चर्चा करेगा, उस पर अपनी बात रखेगा। तो आप सीधे कहोगे कि मैम मधुमक्खियों के छत्ते, ध्यान रखना किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। नर मधुमक्खियों का कोई काम नहीं होता। जितनी श्रमिक मधुमक्खी होते हैं वही शहद इकट्ठा करती हैं, भोजन ढूंढती हैं, छत्ता बनाती हैं, सारा काम श्रमिक मधुमक्खी करती है। और ये अंडे कब देती है मधुमक्खी, तो अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती है। इनका सबसे मनपसंद जो फूल होता है वो लीची का फूल होता है, और वो लीची का फूल कब खिलता है, फरवरी में खिलता है। तो आप देखो, मधुमक्खियां शहद के छत्ते में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती, सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। मैंने तो आपसे कहा कि जो नर मधुमक्खी होते हैं वो कोई काम नहीं करते, यानी उनका खासा कोई काम नहीं होता है। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालन, ये भी गलत। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस खोजती है तथा लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सही है। तो पहला और चौथा आपका सही जवाब है, ठीक है। और आज का मेरे प्यारे बच्चों अंतिम प्रश्न, ये सब पेडागोजी है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी के स्कूल को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005, मेरे प्यारे बच्चों, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को कक्षा से बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाइए, बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाइए, है ना, जोड़कर पढ़ाइए। ये एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि 6 थीम होगा, 6 थीम होगा। क्यों? क्योंकि जो थीम होते हैं वो बच्चे के अपने जीवन से ज्यादा करीब होते। तो विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद निगेटिव होता है, सीधे इसे काट दीजिए। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ईवीएस 2005 कहता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ ईवीएस की किताबों पर निर्भर न रहे, इसके अलावा भी ज्ञान के स्रोत हैं। जैसे एक्टिविटी कराइए, बच्चों को अनुभव के आधार पर सिखाइए, बच्चों को भ्रमण कराने ले जाइए, ये सब गलत है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण में सहायता। तो किताब हमेशा एक हेल्प करती है, क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये सही है। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक के शिक्षण अधिगम संसाधनों में संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता, गलत। इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों सी होगा। ये सारे के सारे गलत है, सी इसका सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको वहां टैकल करना है, और डेली आपके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। तो बस आपको लगातार ऐसे ही जुड़े रहना है और रिवीजन करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।